आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और वह लेसन प्लान का विषय होगा वाणिज्य या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक चल सकता है। दोनों विषय में इसको हम सीख सकते हैं। तो पहले आप ये मान के चलिए कि कॉमर्स में कैसे हम बनाएंगे। तो मैं जो है देवेंद्र कुमार यादव, पहले अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है हम इकोनॉमिक्स में या वाणिज्य में जो है लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा टॉपिक है कॉमर्स, ये कक्षा 6, 7, 8 में तो चलता नहीं है, तो 9th और 10th में चलता है। तो 9th और 10th की बुक आप ले लेंगे और उसी से लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो कैसे लेसन प्लान बनाएंगे कॉमर्स में, इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ऊपर कॉपी में, जैसे आपको बताऊं कि एक आपको कॉपी मिली होगी, तो ऐसे जो है एक कॉपी आप ले लेंगे। कॉपी मिलती है महाविद्यालय से या जहां भी आप पढ़ रहे हो, कॉपी मिल रही है, तो उस कॉपी पर आपको इसको बनाना होता है। तो ये कॉपी जो है आप ले लेंगे और इसमें आपके टीचिंग विषय 2 विषय होते हैं और एक विषय पर एक कॉपी का लेसन प्लान, एक विषय दूसरे विषय का दूसरी कॉपी पर 20-20 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं। ये ऐसी कॉपी होती है। तो इसी कॉपी पर आप देखेंगे, मैं दिखा दे रहा हूं, इसी कॉपी पर आप इधर देखेंगे आपको बनाना होता है। तो ऊपर कॉपी पर लिखेंगे पाठ योजना संख्या 1। मान लीजिए आज 1 है तो 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से जितनी पाठ योजनाएं आप लिखेंगे उनका नाम लिखते जाएंगे। पाठ योजना संख्या 2, 3, 4 ऐसे करके 20 आपको बनाना होता है। अब पेज पर बाएं तरफ लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आपको टीचिंग करने जाना होता है, जहां महाविद्यालय भेजता है, वह कोई इंटर कॉलेज या हाई स्कूल विद्यालय होता है, वहीं आप टीचिंग करने जाते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। मैंने XYZ लिख दिया है, तो आपको जो विद्यालय अलॉट होता है उसमें उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। अब इधर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल छात्राध्यापिका लिखा है। आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। छात्र धन अध्यापक, यानी आप छात्र भी हैं और अध्यापक की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए छात्राध्यापिका लिखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, यहां अपना नाम लिखते हैं और यहां दिनांक देखिएगा, जो डेट होगी आपको जिस दिन स्कूल में जाएंगे वो दिनांक लिखेंगे। कक्षा 9th कॉमर्स विषय में कक्षा 9th और 10th ही आपको लिखना है। 9th और 10th में जैसे आपका एक लेखांकन की बुक चलती है उसमें से आपको बनाना होगा, जैसे रोजनामचा है, खाता बही है और तलपट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना। तो चाहे आप इंग्लिश में बनाएं चाहे हिंदी में बनाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी के हैं इसलिए हम हिंदी में बता रहे हैं। आप इंग्लिश और हिंदी किसी भी माध्यम में बना सकते हैं, इसकी कोई वो बाउंडेशन इसमें नहीं है कि आपको इंग्लिश में या हिंदी में बनाना हो। जिसमें आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें उसी हिसाब से बनाएंगे। तो आप देखें, दिनांक 6/12/2025 जो डेट होगी उसको डेट हमने उदाहरण के लिए आपको ये लिख दिया है। कक्षा 9th विषय वाणिज्य या इकोनॉमिक्स, मैंने अभी आपको बताया, दोनों को कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे उसी के सामने इधर आ जाएंगे, कालांश लिखा है। कालांश मतलब पीरियड, ठीक है, इसमें पीरियड लिखेंगे, दूसरा पीरियड हो तो दूसरा, उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है। फिर अवधि यानी ड्यूरेशन कितना है, आप कितने मिनट क्लास पढ़ाएंगे उसको लिखेंगे, 35 मिनट। और उप विषय यहां देखेंगे तो लिखा है विषय वाणिज्य या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स। यहाँ उप विषय में आप जो है क्या बना रहे हैं, लेजर पढ़ा रहे हैं कि बैलेंस शीट पढ़ा रहे हैं कि ट्रायल बना रहे हैं, सॉरी। तो इसमें जो है जो भी आप बनाएं उसका जो विषय होता है, चूंकि 2 ही होता है, व्यावसायिक संगठन से हमने ये चैप्टर लिया है और उसको आप जो है लिखते हैं यहाँ उप विषय में
मेन विषय आपका कॉमर्स है, कॉमर्स में क्या है उसको लिखना होता है। जैसे आप सोशल साइंस का विषय देखिए, यहाँ सामाजिक विज्ञान लिखते हैं तो यहाँ भूगोल है तो भूगोल लिखते हैं, विषय में इतिहास है तो इतिहास लिखते हैं। उसी तरह से कॉमर्स में जो विषय होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। प्रकरण, इसके बाद जब ये लिख लेंगे अपने पेज, इसको एक पेज समझिएगा, ये पेज है। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण मतलब टॉपिक। टॉपिक आपका क्या है? विदेशी व्यापार, ठीक है, फॉरेन ट्रेड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हमको जो है फॉरेन ट्रेड पर लेसन प्लान बनाना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, कॉपी पर तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब पढ़ाने जाएंगे तब प्रकरण लिख करके इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब वो प्रकरण कब लिखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। इसके बाद उसी पन्ने पर लिखते हैं हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी विदेशी व्यापार का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका, उस चैप्टर को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो आप देखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो भी आपका विषय होगा, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, तो यहाँ वाणिज्य है, और इकोनॉमिक्स होगा तो इकोनॉमिक्स लिख देंगे, अर्थशास्त्र लिख देंगे। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना। वाणिज्य विषय के प्रति कौशल व ज्ञान प्रदान करना, ये सामान्य उद्देश्य है। विदेशी व्यापार जो आप पढ़ा रहे हैं यानी कॉमर्स का ये सामान्य उद्देश्य है। यहाँ देखेंगे नीचे, वाणिज्य विषय के प्रति कौशल व ज्ञान प्रदान करना, सब पे फुल स्टॉप देंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापारिक गतिविधियों और सहायक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग के माध्यम से नए रोजगार के अवसर पैदा करना। अगला पॉइंट है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है सामान्य उद्देश्य हो गया। यहां देखिएगा सामान्य उद्देश्य ये जो लिखा गया है ये यहाँ पर आपका मान लीजिए समाप्त होता है। तो उसी पेज में चूंकि जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया। उसी पेज में आपको बता दूं कि देखिए जैसे ये सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है, इसके बाद नीचे विशिष्ट उद्देश्य, यहां से यहां तक सामान्य उद्देश्य फिर विशिष्ट उद्देश्य। तो मैंने बगल लिख दिया है, आप ऐसा टेबल बना के मत लिखिएगा, जहां ये समाप्त होगा वहीं हेडिंग देंगे क्या? विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? विशिष्ट उद्देश्य में हम मुख्यतः 3 उद्देश्य ही लिखते हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आप देखेंगे छात्र छात्राएं विदेशी व्यापार के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं विदेशी व्यापार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला है छात्र छात्राएं विदेशी व्यापार के तौर तरीकों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकेंगे, यानी लेन देन के बारे में जो विदेशी व्यापार है उसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में भी कैसे लेन देन करना है उसको वह अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये छात्राध्यापक पढ़ाने के पूर्व आशा करता है सामान्य उद्देश्य कि ये उद्देश्य होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य जो आपसे बहुत लोग पूछ लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर क्या है। तो देखेंगे सामान्य उद्देश्य, एक लाइन याद रखिएगा कि सामान्य उद्देश्य जो है वह विषय से संबंधित होता है, यानी अपने विषय से, वाणिज्य लिखा हुआ है कॉमर्स से संबंधित, जिसमें जितना पॉइंट लिखेंगे इसमें वह सब जो है इसमें विषय से संबंधित होगा। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह आपके प्रकरण से संबंधित होता है। देखिए यहाँ लिखा विदेशी व्यापार, यहाँ फिर विदेशी व्यापार, यहाँ भी विदेशी व्यापार, यानी यह प्रकरण को इंगित करता है और यह जो है अपने विषय को इंगित करता है। इतना समझ गए हैं? तो इस प्रकार से ये जो सामान्य उद्देश्य है ये लगभग आपके कॉमर्स में वही रहेंगे और 5-6 सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य आप लिखते हैं। इसके बाद क्या चलते हैं, इसकी हेडिंग समाप्त होती है, इसकी हेडिंग समाप्त होती है, तब जो है क्या लिखते हैं आप? सहायक सामग्री। अगली हेडिंग लिखते हैं सहायक सामग्री।
टीचिंग एड्स। इसको क्या कहते हैं? जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स। यहाँ क्या लिखेंगे? टीचिंग एड्स। आप जो है जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जाते हैं उस विषय वस्तु के बारे में कुछ सहायक सामग्री लेकर के जाते हैं जिससे कि बच्चे उस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें और आप उसको समझा सकें। जैसे अब आप विदेशी व्यापार पढ़ाने जा रहे हैं तो विदेशी व्यापार जो भारत का खास करके बात की जाए तो भारत का विदेशी व्यापार कई देशों से होता है। तो आप एक चार्ट पेपर ले लेते हैं, उसमें दर्शा देते हैं कि भारत किन किन देशों से आयात करता है और किन किन देशों से निर्यात करता है, यानी प्रमुख देशों से। तो 3-4 का नाम आयात में, 3-4 का नाम निर्यात में लिख देते हैं। तो वो चार्ट आप ले जा करके जब पढ़ाने जाते हैं तो एक किनारे पर उसको टांग देते हैं। तो ये हो जाता है क्या? सहायक सामग्री। देखिए लिखा हुआ है, भारत से आयात और निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के नाम का चार्ट पेपर, उसी को आप लिख देते हैं और उसको लेकर के क्लास में जाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग होती है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं विदेशी व्यापार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्व ज्ञान में जो भी आपका टॉपिक होगा उसी का नाम यहां लिख देंगे। जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे सब में यही लाइन लिखेंगे, छात्र छात्राएं तलपट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं आप। छात्र छात्राएं जो है लेजर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। केवल यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, बाकी लाइन वही रहेगी। इसके बाद सहायक सामग्री, फिर आप एक बार दिखा देते हैं कि सहायक सामग्री में जो भी आप विषय से संबंधित टीचिंग मटेरियल्स ले जाते हैं, टीएलएम ले जाते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद आगे प्रस्तावना प्रश्न। आपने देखा कि जब हम सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य लिख देते हैं और उसके बाद सहायक सामग्री और उसके बाद जो है पूर्व, अब आगे हम लिखते हैं क्या हेडिंग अपनी कॉपी में? प्रस्तावना प्रश्न। यही जो है लेसन प्लान की जान होती है। अगर इसी को आप बनाना जान गए तो आप मान के चलिए कि आप 50 से 60% लेसन प्लान बनाना जान गए। अब देखेंगे हेडिंग होगी क्या आपकी कॉपी में? प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ऊपर लिख देंगे। इसके बाद एक ऐसे टेबल बनाएंगे जिसमें बाएं तरफ लिखेंगे क्रम संख्या, छोटा सा स्पेस देंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और इसके बाद छात्र कथन या क्रिया, ये ध्यान देंगे। और आपको पढ़ाना क्या है? आपको पढ़ाना है विदेशी व्यापार। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं विदेशी व्यापार, चलो आज हम विदेशी व्यापार नामक लेसन का अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाने की एक विधा होती है, उसी विधा के हिसाब से हम जो है पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। देखिएगा, जैसे ध्यान देने योग्य बात यह है, बहुत कायदे से ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको डायरेक्ट उसका नाम नहीं बोलते हैं, नहीं लिखते हैं। हम क्लास में पहुंचते हैं तो बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं कि बच्चे उस प्रश्न के माध्यम से टॉपिक तक आ सकें। जब प्रश्न के माध्यम से टॉपिक तक बच्चे आ जाएंगे तब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले आप देखिए, जैसे आप कक्षा 6 में, ये तो 9th का है, कक्षा 6 में बच्चे को पढ़ाते हैं और साइंस में ब्लड पढ़ाना है। तो ब्लड पढ़ाना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट ब्लड नहीं पढ़ाएंगे। इस उदाहरण से ध्यान से समझिएगा कि हमको कैसे प्रस्तावना प्रश्न निकालना है, कैसे बनाना है। बच्चों से पूछेंगे, कक्षा चूंकि प्राइमरी के बच्चे हैं, बहुत जो है अभी प्राइमरी से आए हैं, कमजोर बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जानकारी उनको नहीं है, तो हम प्रस्तावना प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की तरफ बनाते हैं। जो चीज जान रहे हैं उसी के बारे में पूछेंगे। अब ब्लड आपको पढ़ाना है, आप प्रश्न कर लीजिए कक्षा में। बच्चों से आपने कक्षा इंटर किया, प्रवेश किया, बच्चों से आपने प्रश्न किया। किसी बच्चे को खड़े होकर के आपने पूछा कि जैसे रमेश नाम का एक बच्चा है, रमेश बेटा बताओ आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं? तो बताएगा मेरे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको बताएगा।
इसके बाद आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है। बच्चा बताएगा कि मेरी मम्मी लाती है, या जो भी घर का सदस्य लाता है उसको बताएगा। फिर आप तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा, सब्जी कौन बनाती है या कौन बनाता है। आज तो बनाता और बनाते दोनों कह सकते हैं, कौन बनाती है मान लीजिए, तो इसके बाद जो है वो बताता है कि मेरी मम्मी बनाती है या मेरी जो है दीदी बनाती है। अगला प्रश्न फिर आप करते हैं कि मान लो सब्जी काटते समय आपकी मम्मी के हाथ में चाकू लग जाए तो अंगुली से क्या निकलने लगेगा। बच्चा बताएगा सर ब्लड या खून निकलने लगेगा। तो हमने कितने प्रश्न किए, हमने 3-4 प्रश्न किए, तब जाकर के ब्लड का आंसर आया। इसी को ध्यान देना है, हमको डायरेक्ट कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका पहले ही प्रश्न में आंसर नहीं आना चाहिए। और प्रस्तावना प्रश्न में यह ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम 3 प्रश्न आप पूछें और मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछें। इससे ज्यादा प्रश्न आपको, या 3 से कम नहीं और 5 से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कम नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, हमने आपको उदाहरण बता दिया। अब देखते हैं आपका क्या प्रकरण है, विदेशी व्यापार। मैंने कहा कि इस पर डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछते हैं। हम अपनी जरूरत की वस्तुएं कहां से खरीदते हैं। ठीक है, आपने पूछा हम अपनी जरूरत की वस्तुएं कहां से खरीदते हैं। बच्चे ने बताया दुकान से। कहां से? दुकान से। उत्तर मिल गया। अब प्रयास करिए कि आपका क्वेश्चन जिग जैक में बने, उसी जो उत्तर मिला उसी से आप प्रश्न निकालने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं, उसी से संबंधित या कोरिलेट करके दूसरा प्रश्न पूछिए। देखते हैं, अब आ गया दुकान। फिर है दूसरा प्रश्न, दुकानदार सामान या वस्तु का क्या करते हैं। यानी दुकानदार के पास जो वस्तु या सामान रहता है उसका वो क्या करते हैं। तो बच्चों ने उसको उत्तर दिया कि दुकानदार जो है उन वस्तुओं को या सामान को बेचते हैं। मैंने आधा लिखा, आप चाहे पूरा उत्तर लिख दीजिएगा। बेचते हैं। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न, सामान का खरीदना और बेचना क्या कहलाता है। सामान का खरीदना और बेचना क्या कहलाता है। बच्चे बता दिए क्या, व्यापार कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चे नहीं बता पाएंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, अपनी कॉपी पर आपको उसका आंसर लिखना है। अब चौथा प्रश्न, अब देखिएगा व्यापार कहलाता है, उत्तर आ गया। जब व्यापार 2 देशों के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं। बच्चे बताते हैं उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। क्या लिखा, विदेशी व्यापार, आंसर आ गया। अगला प्रश्न आया, विदेशी व्यापार के विषय में आप और क्या जानते हैं। देखिए यहां पर विदेशी व्यापार आया और ये आपका टॉपिक क्या है, विदेशी व्यापार। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तब प्रकरण लिख करके छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपको वाइवा देने जाना, वाइवा नहीं होता है इसमें, स्कूल टीचिंग होती है, स्कूल टीचिंग करने जाएंगे तो आपको प्रकरण लिख करके छोड़ देना है। जब एग्जामिनर आपसे आकर के पूछ सकते हैं कि प्रकरण आपने भाई कैसे निकलवाया, निकलवा करके हमको बताइए, तब आपको इसको लिखने के बाद, लिखना नहीं होगा, कॉपी में लिखे होंगे आप, इसको पूछने के बाद प्रकरण का जो देखिए चौथे पर आंसर आया विदेशी व्यापार, तो तब आप लिखेंगे क्या, विदेशी व्यापार। इसके बाद फिर देखिए प्रश्न किया, विदेशी व्यापार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे छात्र इसका उत्तर और नहीं दे पाएंगे या समस्यात्मक लिख देंगे। फिर कहेंगे उद्देश्य कथन, लिखेंगे हेडिंग क्या, उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम सब वाणिज्य विषय के अंतर्गत विदेशी व्यापार, क्या, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार नामक लेसन का अध्ययन करेंगे। इसको उसके बाद देखिएगा क्या करना है आपको। ये कोई एक रूल नहीं है कि प्रस्तावना प्रश्न आपको इसी तरह से बनाना है, आपको अपने टॉपिक का उत्तर ले आना है। 10 तरीके से उत्तर आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है, इस हिसाब से आपको ले आना है। पुनः ध्यान देंगे कि जो टॉपिक होगा
उस टॉपिक का उत्तर पहले और दूसरे प्रश्न में नहीं आना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, अपने लेसन प्लान को आगे क्या करते हैं। उद्देश्य कथन के बाद हम जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्या लिखते हैं अपने पेज पर? प्रस्तुतिकरण। ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद जैसे आपको मैं दिखा दूं कि ये कॉपी है, यहां देखिएगा, यहां उद्देश्य कथन समाप्त हुआ। क्योंकि इस बच्चे का यहाँ पेज खत्म हो गया था तो इसने इधर लिख दिया, लेकिन उद्देश्य कथन जहां समाप्त हुआ तो प्रस्तुतिकरण आप यहां लिखेंगे, यहां प्रस्तुतिकरण यहां लिख देते हैं। इसके बाद जो है लिखते हैं नए पेज से प्रस्तुतिकरण। तो वही मैं नया पेज इसको यहां से मान के चलिए प्रस्तुतिकरण लिख दिया। इसके बाद एक टेबल बना दिया, देखिएगा इसमें जो है क्या लिखा गया है, इस टेबल में शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स इंग्लिश में भी देखते जाएंगे, और दूसरा छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट ऑब्लिक एक्टिविटी, और छात्र कथन स्टूडेंट एक्टिविटी इसमें लिखेंगे, और फिर यहाँ विधि या प्रविधि लिखेंगे। ठीक है, मेथड, टीचिंग पॉइंट जिसको कहते हैं टीचिंग मेथड, इसको लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ क्या है, ये शिक्षण बिंदु हो गया। अब शिक्षण बिंदु में कैसे आप व्याख्या करेंगे? मान लीजिए कक्षा 9 की तब आप बुक उठाएंगे, जो बुक में लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, विदेशी व्यापार का जो चैप्टर है वो बुक में होगा, उस बुक को उठा लेते हैं और बुक में देखते हैं। मान लीजिए ये बुक है, बुक में देखते हैं तो वो कहाँ से शुरू किया गया है, उसको पढ़ करके ध्यान से पढ़ते हुए देखते हैं कि बुक में क्या लिखा गया है। जो बुक में लिखा गया है वही चीज हमको यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ ये पहले हम टेबल बना लेंगे, लिख लेंगे टीचिंग पॉइंट, ठीक है, पीपल टीचर स्टेटमेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। आपने अभी पीछे देखा उद्देश्य कथन में हमने आपको बताया कि आज हम विदेशी व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अब आपने वहां लिख दिया। अब यहाँ आप जब उसको वेरीफाई करेंगे, इस स्पष्टीकरण करेंगे, तो उसकी हेडिंग लिखेंगे स्पष्टीकरण। किसी विश्वविद्यालय में स्पष्टीकरण से पहले छात्राध्यापिका या कथन क्रिया में विकासात्मक प्रश्न भी लिखा जाता था। हमारे यहाँ जो है एक सेमिनार हुआ तो उसमें यह कहा गया कि आप लोग विकासात्मक प्रश्न हटा करके सीधा स्पष्टीकरण से शुरू कीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मेथड है, लेकिन मेन की पॉइंट यही है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या लिखते हैं, देखते हैं कि हमारी बुक में लिखा है विदेशी व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो लिखा है विदेशी व्यापार का अर्थ वहीं से किताब में स्टार्ट किया गया है, तो उसको हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग नहीं है तब भी उसको पढ़ करके प्रस्तावना पढ़ेंगे आप तो उसमें निकल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है इस लेसन में, उसका अर्थ लिखेंगे। उसी अर्थ को अब स्पष्टीकरण लिखेंगे जो आपके किताब में लिखा गया है, 8 लाइन 10 लाइन, उसको आप यहाँ छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन क्रिया में लिखते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। ये अपने मन से नहीं लिखेंगे, ये बुक में आपके लिखा होगा वही लिखेंगे। इसके बाद लिखा है विदेशी व्यापार 2 आधारों पर होता है, आयात निर्यात। आंतरिक व्यापार हमारे देश के बीच होता है तथा विदेशी व्यापार हमारे देश व अन्य देशों के बीच होता है। ये मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है, आप और बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा ना हो कि पूरा पेज भर जाए। 8-10 लाइन का जो है, जो एक पैराग्राफ होता है उतना आप लिखेंगे। इसको लिख लिया आपने। इसके बाद छात्र कथन क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, विधि प्रविधि में, टीचिंग मेथड में व्याख्या विधि, आप व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या विधि लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद आपने व्याख्या कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया क्या, विदेशी व्यापार का अर्थ। अब यहां देखेंगे लिखते हैं हेडिंग बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न, दोनों लिख सकते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न इसलिए लिखते हैं कि हमने जो एक पैराग्राफ पढ़ाया है उसको बच्चे जो है कितना अचीव कर पाए, कितना वो समझ पाए,
उसकी जांच के लिए हम बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। तब देखिए इसमें से दो प्रश्न कर लेते हैं। ये प्रश्न जो आप ऊपर स्पष्टीकरण किए होंगे इसी से मिलता जुलता होगा। जैसे मैंने लिखा भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है। मैंने यहाँ देखिए होता है, यहाँ व्याख्या में डॉट 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 कर दिया, यानी ये और बड़ा था लेकिन मैंने इसको सीमित कर दिया है यहाँ आपको समझाने के लिए कि दो प्रश्न पूछा, भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है, तो यहाँ बच्चों ने उत्तर दिया अमेरिका से। अब ये उसी स्टेटमेंट में आया है इसीलिए हमने इस प्रश्न को पूछा और बच्चों ने इसका उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, भारत किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है, बच्चों ने उत्तर दिया इंजीनियरिंग सामान, चावल व मसाले का। तो ये जो उत्तर आ रहा है ये इसमें जब व्याख्या करेंगे तब वो आया रहेगा, थोड़ा सा उसको घुमा करके हम उसी से प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ आपका एक शिक्षण बिंदु या एक टीचिंग पॉइंट समाप्त हुआ। अब यहाँ एक टीचिंग पॉइंट जब समाप्त हुआ, इसी को समझिएगा, इसी तरह से 3 टीचिंग पॉइंट हम लिखते हैं कॉमर्स में। 3 हेडिंग की व्याख्या कर देते हैं। जैसे पहली हेडिंग का व्याख्या किया, अब यहाँ देखिए मैंने लिख दिया केवल दूसरी हेडिंग, विदेशी व्यापार के प्रकार। ये जब समाप्त हुआ अर्थ तब इसके प्रकार किताब में दिया होगा, तो उस हिसाब से हम किताब में जो दिया है उसको हेडिंग बना लेते हैं, फिर स्पष्टीकरण लिख देते हैं, फिर 8-10 लाइन में व्याख्या, फिर बोध प्रश्न 2 ठो कर लेते हैं और इसके बाद जो है वही चीज जो यहाँ पहले में है वही तीनों में रहेगा। इतना समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 हेडिंग की, सरल शब्दों में 3 हेडिंग की व्याख्या, फिर उसी से बोध प्रश्न 2 प्रश्न, उत्तर उसका बच्चे देंगे, फिर विधि प्रविधि जो है उसमें जैसे मैंने लिखा व्याख्या विधि, यहाँ व्याख्या किया तो व्याख्या विधि, प्रश्न पूछा तो प्रश्नोत्तर विधि, ये लिख देंगे। तो 3 हेडिंग की आप व्याख्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सामान्य रूप में समझिएगा। 3 हेडिंग की व्याख्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, व्याख्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जब तीनों हेडिंग समाप्त हो जाएगी तब आप इसको यहां से ऐसे बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। फिर आएंगे पेज पर अपने, लिखेंगे नई हेडिंग श्यामपट्ट सारांश। अब ब्लैक बोर्ड समरी, श्यामपट्ट सारांश का मतलब अब ये है कि आपने जो तीनों पॉइंट, तीनों हेडिंग पढ़ाए हैं उसकी पूरी समरी, एक की नहीं पूरी समरी, जितना आपने 35 मिनट पढ़ाया उसको समराइज कर देंगे, पॉइंट वाइज लिख देंगे। जैसे देखिए मैंने लिख दिया है व्यापार 2 आधारों पर होता है, आयात व निर्यात। यहां देखिए वो चीज आया है, आयात निर्यात। जब कोई देश विदेशों से माल मंगवाता है तब उसे आयात कहते हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, चीन दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो ये समरी हमने कर दिया कि यहां तक हमने पढ़ा दिया है। इस हेडिंग को लिखने के बाद कम से कम 4 या 5 पॉइंट, फिर मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बाद, मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, यानी जो आपने, यहां तो आप सोचेंगे कि हमने तो प्रश्न किया था तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं। यहां आपने एक एक टीचिंग पॉइंट का प्रश्न किया था और यहां मूल्यांकन प्रश्न में जैसे आपने यहां समरी लिखा, पूरे जितनी तीनों हेडिंग की जितनी आपने व्याख्या किया, तीनों को मिला करके मूल्यांकन प्रश्न हम पूछते हैं। 4-5 प्रश्न जैसे हमने देखिए पूछ लिया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, केवल प्रश्न लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है भारत के 4 प्रमुख आयातक देशों के नाम बताइए। तीसरा है विदेशी व्यापार किस संगठन के नियमों के आधार पर होता है। चौथा है, इसके बाद चौथा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हमने 3 ही लिखा है। और फिर लास्ट में गृह कार्य लिख करके आप अपने लेसन प्लान को समाप्त करते हैं। लिखते हैं प्रश्न विदेशी व्यापार से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। जैसे आप जानते ही होंगे होमवर्क बच्चों को दिया जाता है, तो जब आपका लेसन समाप्त हो जाता है तब होमवर्क हम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कॉमर्स का या इकोनॉमिक्स का जो मैंने लेसन प्लान बताया है आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।